नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। हिंदुस्तान के ईस्ट और वेस्ट यानी कि पाकिस्तान और बांग्लादेश में इन दिनों जबरदस्त हलचल है। पाकिस्तान में शहबाज कब इतिहास बन जाएंगे ये कोई नहीं जानता, तो वहीं पाकिस्तान का मोहरा बना हुआ बांग्लादेश भी उसी के नक्शे कदम यानी कि तख्ता पलट के रास्ते पर आगे बढ़ चुका है। सारे दांव पेच जितने आजमाए जा सकते थे आजमाए गए और सब कुछ फुस हो जाने के बाद यूनुस वाकई मैदान छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं या नई चाल चलेंगे ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन आर्मी चीफ ने यूनुस को क्लियर कट चेतावनी दे दी है। जनरल इलेक्शन से लेकर रखाइन कॉरिडोर तक आर्मी चीफ के सवालों का यूनुस कोई जवाब नहीं दे पा रहे हैं। उनके एनएसए से लेकर सलाहकार तक सवालों के घेरे में है। तो बांग्लादेश या पाकिस्तान, कहां होगा पहले तख्ता पलट? क्या फिर हिंसा की आग में जलेगा बांग्लादेश? क्या शेख हसीना की तरह जान बचाने के लिए देश छोड़कर भाग जाएंगे मोहम्मद यूनुस? इस रिपोर्ट में समझिए। बांग्लादेश में फिर होगा तख्ता पलट। फिर हिंसा की आग में जलेगा बांग्लादेश। बांग्लादेश में लगने वाला है मार्शल लॉ। नौ महीने बाद बांग्लादेश फिर दोहराएगा इतिहास। बांग्लादेश में तख्ता पलट का काउंटडाउन शुरू हो गया है। 9 महीने पहले जैसे शेख हसीना को जान बचाकर बांग्लादेश से भागना पड़ा था, कुछ वैसा ही अब बांग्लादेश के अंतरिम प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस के साथ होने वाला है। बांग्लादेश सेना प्रमुख जनरल वकारुज़्ज़मान ने अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस को कड़ा संदेश दिया है। वकारुज़्ज़मान ने मोहम्मद यूनुस को साफ कह दिया है कि वो जल्द से जल्द बांग्लादेश में चुनाव कराएं, सेना के कामों में हस्तक्षेप बंद करें और साथ ही रखाइन कॉरिडोर को लेकर के सही जानकारी सेना को मुहैया कराएं। मोहम्मद यूनुस की कुर्सी खतरे में है। बांग्लादेश के मौजूदा प्रधानमंत्री को बंधक बनाया जा रहा है। ये बात खुद बांग्लादेश के प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस ने बताई है। यानी 5 अगस्त 2024 को जैसा तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना के साथ हुआ था, ठीक वैसा ही मौजूदा प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस के साथ होने जा रहा है। 9 महीने पहले बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद जिस मोहम्मद यूनुस को बतौर अंतरिम प्रधानमंत्री बनाया गया था, अब उसी के खिलाफ बांग्लादेश की फौज ने मोर्चा खोल दिया है। आर्मी चीफ के विरोध के बाद मोहम्मद यूनुस ने इस्तीफे वाला दांव चल दिया है। यूनुस का कहना है कि मौजूदा हालात में राजनीतिक पार्टियों के साथ मिलकर काम करना मुश्किल है। वो बंधक जैसा महसूस कर रहे हैं। इतना ही नहीं, मोहम्मद यूनुस ने तो यहां तक कह दिया कि जब तक राजनीतिक दल आम सहमति तक नहीं पहुंचते वो काम नहीं कर पाएंगे। बांग्लादेश में अस्थिरता के लिए मोहम्मद यूनुस पॉलिटिकल पार्टियों को जिम्मेदार बता रहे हैं, लेकिन असल कारण सेना और सरकार के बीच टकराव। जिस सेना ने मोहम्मद यूनुस को सत्ता के शिखर पे बैठाया था, उसी सेना के साथ मोहम्मद यूनुस सरकार का लगातार मतभेद चल रहा है और इसी बीच जनरल वकर ने भी सरकार को अल्टीमेटम भी दे दिया है। बांग्लादेश के आर्मी चीफ जनरल ज़मान ने कहा, आम चुनाव दिसंबर से आगे टलने नहीं चाहिए। आर्मी चीफ ने वार्निंग देते हुए कहा कि अंतरिम सरकार के पास संवेदनशील राष्ट्रीय मुद्दों पर फैसला लेने का नैतिक और संवैधानिक अधिकार नहीं है। जबकि यूनुस सरकार दिसंबर में चुनाव नहीं कराना चाहती है। यूनुस कह चुके हैं कि वो अगले साल जून में चुनाव कराना चाहते हैं। दरअसल जब से मोहम्मद यूनुस ने बांग्लादेश की सत्ता संभाली है, तब से वो विवादास्पद फैसले ले रहे हैं।
चाहे वो शेख हसीना की बांग्लादेश अवामी लीग पर प्रतिबंध लगाना हो या अलकायदा से जुड़े आतंकवादी संगठन अंसारुल्लाह बांग्ला टीम के प्रमुख जसीमुद्दीन रहमानी हाफी की रिहाई हो। इतना ही नहीं, अब वो बांग्लादेश की सेना में अपनी दखल अंदाजी बढ़ाना चाहते थे। मोहम्मद यूनुस इन दिनों बांग्लादेशी फौज में जमात और पाकिस्तान के समर्थक जनरल फैजुर रहमान को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। बताया जाता है कि जनरल फैजुर रहमान ने थोड़े दिनों पहले ही मोहम्मद यूनुस के राइट हैंड और बांग्लादेशी एनएसए खलीलुर रहमान से बंद कमरे में मुलाकात की थी। इस मुलाकात का एजेंडा था कि किस तरह से मौजूदा बांग्लादेश के सेना प्रमुख को पद से हटाया जाए। मोहम्मद यूनुस की साजिश की खबर बांग्लादेश के आर्मी चीफ जनरल जमान को मिल गई, जिसके बाद जनरल वकार ने रखाइन कॉरिडोर को मुद्दा बनाकर यूनुस की मुश्किलें बढ़ा दी। आर्मी चीफ ने बांग्लादेश और म्यांमार बॉर्डर पर बनने वाले रखाइन कॉरिडोर को खूनी कॉरिडोर करार दे दिया। आर्मी चीफ ने कहा कि सेना ऐसी किसी भी गतिविधि में शामिल नहीं होगी जिससे देश की संप्रभुता पर खतरा हो। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस रखाइन कॉरिडोर के काम को आगे बढ़ाना चाहते हैं। यूनुस को लगता है कि ऐसा करने से अमेरिका उनको सत्ता में बने रहने में मदद करेगा, लेकिन बांग्लादेश के ज्यादातर राजनीतिक दल इस कॉरिडोर का विरोध कर रहे हैं। रखाइन कॉरिडोर को बांग्लादेश के एनएसए खलीलुर रहमान का ब्रेन चाइल्ड माना जाता है। खलीलुर रहमान जो अमेरिका का नागरिक है, वो पाकिस्तान के साथ मिलकर जनरल जमान के खिलाफ साजिश रच रहा है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल असीम मलिक ने भी बांग्लादेश के एनएसए रहमान से मुलाकात की है, जिससे स्पष्ट है कि पाकिस्तान ने खुलकर यूनुस और उनके समर्थक धड़े का साथ देना शुरू कर दिया है। जनरल वॉकर को शक है कि बाहरी ताकतों के साथ मिलकर मोहम्मद यूनुस उनके खिलाफ देश में प्रदर्शन करा सकते हैं और देश में प्रदर्शन करा के उनको पद से हटाना चाहते हैं। तीनों सेना का एक साथ शक्ति प्रदर्शन सीधे तौर पे मोहम्मद यूनुस सरकार के लिए एक मैसेज था। मोहम्मद यूनुस पर सिर्फ आर्मी चीफ ही दबाव नहीं बना रहे हैं। पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया की पार्टी बीएनपी भी आम चुनाव के मुद्दे पर यूनुस सरकार को घेर रही है। बीएनपी ने यूनुस सरकार के सलाहकारों की संख्या कम करने और दिसंबर तक चुनाव की योजना पेश करने को कहा है। साथ ही सरकार के सलाहकार महफूज आलम, आसिफ महमूद, शोजीब भुइया और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार खलीलुर रहमान को तत्काल हटाने की मांग की है। महफूज आलम को यूनुस का बेहद करीबी और शेख हसीना विरोधी आंदोलन का मास्टरमाइंड कहा जाता है। शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग पर लगे प्रतिबंध के बाद अब बांग्लादेश में बीएनपी सबसे बड़ा राजनीतिक दल बन गया है। बीएनपी की मुखिया खालिदा जिया हैं और अब ऐसे में बीएनपी को लग रहा है कि देश में अगर चुनाव होते हैं तो उनकी सरकार बांग्लादेश में बनना तय है। वहीं दूसरी तरफ एनसीपी यानी नेशनल सिटीजन पार्टी से जुड़े छात्र नेता तमाम इस्लामिक कट्टरपंथी संगठनों, छात्र नेताओं, युवाओं से आह्वान कर रहे हैं कि वो सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करें। बांग्लादेश फिर उसी राह पर चलता जा रहा है जब शेख हसीना के खिलाफ छात्रों के प्रोटेस्ट के चलते उन्हें देश छोड़कर भागना पड़ा था। अगर यूनुस बैकफुट पर नहीं आए और आर्मी चीफ की चेतावनी को हल्के में लिया तो बांग्लादेश में तख्ता पलट किसी भी वक्त हो सकता है। बांग्लादेश में मौजूदा पॉलिटिकल सिनेरियो पर रिपोर्ट आपने देखी, जहां लग रहा है ये कि तख्ता पलट का काउंटडाउन बस शुरू हो चुका है। ऐसा ही हाल हमारे दूसरे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान का भी है, जहां जल्द ही तख्ता पलट देखने को मिल सकता है। आर्मी चीफ मुनीर पाकिस्तान का किंग बन सकता है। शहबाज ने खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार दी है। मुनीर को आउट ऑफ टर्न प्रमोशन देना शहबाज को कैसे पड़ सकता है भारी, समझिए इस रिपोर्ट में। आसिम मुनीर को मिला हार का इनाम। मुनीर बना पाकिस्तान का फील्ड मार्शल। निशाने इम्तियाज मिलिट्री चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ। आसिम मुनीर बनेगा पाकिस्तान का किंग। भारत के हाथों मिली करारी हार का पाकिस्तान जश्न मना रहा है। आर्मी चीफ को हार का इनाम दे रहा है। जिस पाकिस्तान आर्मी को भारत की फौज ने घुटने के बल पर बैठने को मजबूर कर दिया,
उसके आर्मी चीफ को प्रमोशन मिला है। उसे पाकिस्तान की सरकार ने फील्ड मार्शल बना दिया है। उसकी शान में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति कसीदे पढ़ रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने जनरल मुनीर का जमकर मजाक उड़ाया। इमरान खान ने कहा कि मुनीर को फील्ड मार्शल नहीं बल्कि किंग बना देना चाहिए। जेल में बंद इमरान खान की तरफ से सोशल मीडिया पर लिखे गए पोस्ट में कहा गया कि माशाल्लाह जनरल आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल बनाया गया है। सच कहूं तो उन्हें बादशाह की उपाधि देना ज्यादा उचित होता, क्योंकि अभी देश में जंगल का कानून चलता है और जंगल में तो एक ही राजा होता है। जो बात इमरान की तरफ से सोशल मीडिया पर कही गई, वही बात इमरान की बहन ने एक दिन पहले कही थी। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की बहन ने कहा था कि जनरल मुनीर को फील्ड मार्शल नहीं बादशाह सलामत का खिताब मिलना चाहिए। इमरान खान को पता चला कि कल खबरों में शायद आया होगा कि उन्होंने फील्ड मार्शल का खिताब हुकूमत ने दिया उन्हें, तो उन्होंने कहा देखें जिस मुल्क में जंगल का कानून हो तो उसके अंदर फील्ड मार्शल नहीं फिर बादशाह सलामत का खिताब होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जंगल का कानून है, जंगल का बादशाह होना चाहिए, तो ये फील्ड मार्शल काफी नहीं है। पाकिस्तान में चर्चा है कि आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल का इनाम सिर्फ भारत के हाथों हार के लिए ही नहीं मिला है, बल्कि मुनीर की फौज ने जो इमरान खान पर जुल्म किया है उसके बदले में शहबाज सरकार ने ये अवार्ड दिया है। डिक्टेटर साहब ने अपने आप को ही फील्ड मार्शल का ओहदा दे दिया है। इससे पहले एक डिक्टेटर ये काम कर चुका है, फील्ड मार्शल अयूब खान। ये शैतान की आंत है कि कोई भी काम बगैर किसी वजह के नहीं करते, तो वो वजह मैंने आपको बतानी है कि क्या है। फील्ड मार्शल का ओहदा जब मिल गया तो इंडेफिनेट पीरियड के लिए है। वैसे तो फील्ड मार्शल एक ऐसा आजादी ओहदा है, जैसे कोई बंदा एक बार सदर बन जाए तो उसको हमेशा सदर कह के पुकारा जाता है, तो ये रिटायर भी हो जाए तो फील्ड मार्शल ही कहलाते हैं, ठीक है। जनरल आसिम मुनीर इसलिए जीत गया कि उसकी इमरान खान से नफरत इन सबसे ज्यादा थी, ठीक है जी, और उस पर शक भी नहीं था कि इसकी तो वाकई एक नेचुरल नफरत है कि इसको ओहदे से हटाया था इमरान खान ने, तो ये वजह बनी उनके जीतने की। मुनीर की फौज को भारत की सेना और वायुसेना ने जमकर सबक सिखाया। रावलपिंडी, जहां पाकिस्तान सेना का हेडक्वार्टर है, वहां भी बम गिराए, लेकिन पाकिस्तान की सरकार ने आर्मी चीफ मुनीर को तीनों कमांड का हेड बना दिया। शहबाज सरकार ने 20 मई 2025 को आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल बनाने का ऐलान किया है और उसके बाद 22 मई को उसे फील्ड मार्शल का बैटन सौंपा गया। General Asim Munir has been promoted to the topmost military rank of Field Marshal. It's an honor given only in the rarest of occasion and or achieving a stellar operations record throughout a career in armed forces. This despite India giving a befitting reply. What sort of messaging do you think the world will perceive on this, especially when most of the world knows that it's army that runs the country? Well, I think it's potentially a disturbing sign. Obviously, internal dissent in Pakistan is repressed. Imran Khan remains in prison, and I ultimately don't think this is in Pakistan's own interest, and this is certainly something I think the U.S. government should press on them, that the continued level of hostility here is just going to impede Pakistan's development, as it has for many years already. But it worries me that it's still another opportunity for the Chinese to take advantage of these developments that gives them additional leverage inside Pakistan as well. मुनीर फील्ड मार्शल बनने वाला पाकिस्तान का दूसरा जनरल है। ये वही मौलाना मुनीर है जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान 4 दिन तक बंकर में छुपा रहा था। शहबाज शरीफ अमेरिका और सऊदी अरब समेत तमाम देशों से सीज फायर मांगने के लिए दिन रात फोन घुमा रहे थे। पाकिस्तान के 11 एयरबेस तबाह हो चुके थे। झूठी कहानी सुनाकर अपना दिल बहला रहे हैं और मुनीर की फौज के जरिए सत्ता पर पकड़ बनाए रखने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे बुजुर्गों, भाइयों, नौजवान साथियों और बहनों, मैं आपको बिला खौफ तरदीद बताना चाहता हूँ कि सिपहसालार की आवाज़ में एतमाद था,
जोश था, जज्बा था, और मुझे उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म अब एक ऐसा ज़ोरदार थप्पड़ हिंदुस्तान के मुंह पर लगाया जाए कि वो क़यामत तक वो याद रखे कि पाकिस्तान में हमने क्या था। तो उसके नतीजे में फिर आपने देखा कि पठानकोट से लेकर कोई भी उनका एयरपोर्ट हमारे शाहीनों की इज़्ज़त से बाहर नहीं था, अल-फतेह मिसाइल की इज़्ज़त से बाहर नहीं था। और फिर सुबह 9 बजे दोबारा उनका मुझे फ़ोन आया सिपा सलार का कि वज़ीर आज़म अभी मुझे पैगाम दिया गया कि हिंदुस्तान सीज़ फायर के लिए तैयार है, यानी घुटने टेकने के लिए तैयार है। 1971 के युद्ध में भारत की फौज के सामने पाकिस्तान के 90,000 फौजियों ने सरेंडर किया था। मुनीर तो मुनीर, पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ भी 4 दिन में हारे हुए युद्ध को 1971 की हार का बदला बताकर झूठ का पहाड़ बना रहे हैं। हकीकत यह है कि शहबाज शरीफ और जिहादी जनरल मुनीर आज तक भारत में हुए नुकसान की एक पिक्चर या क्लिप नहीं दिखा पाए, जबकि भारत ने पाकिस्तान के 11 एयरबेस की तबाही की तस्वीरें जारी की। अब मोदी सरकार 100 मरतबा सोचेगी पाकिस्तान के ऊपर दोबारा हमला आवर होने के लिए, कि उसको पता चल गया कि हमारी बड़ी फौज, हमारी फजाई फौज और हमारी बहरी फौज मिलकर पूरी तरह तैयार हैं। और जिस तरह इन 4 दिनों में 6 तारीख से लेकर 10 तारीख तक जो हिंदुस्तान को सबक सिखाया गया, मेरी नज़र में 1971 की शिकस्त का अल्लाह ताला ने बदला लिया है आज इस मौके के ऊपर। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ डींगे हाँक रहा है, अपने गीदड़ सिपा सलार की शेखी बखार रहा है, लेकिन पाकिस्तानी सीनेट में खड़े होकर अवामी नेशनल पार्टी के सीनेटर उमर फारूक ने जो पूछा उसका जवाब शहबाज और उसकी फौज के पास नहीं है। उमर फारूक ने पूछा कि आर्मी हेडक्वार्टर के बगल में चकलाला एयरबेस तक भारत की मिसाइल्स कैसे पहुंच गईं? एयर स्ट्रिप पर बड़े बड़े गड्ढे कैसे हो गए? हमारी फौज क्या कर रही थी? मुझे सब ये समझ नहीं आ रहा है कि वाकया खुजदार में हुआ है और हम हिंदुस्तान को यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। मुझे अपने इदारों को हम क्यों डिस्कस ना करें कि हमारे इदारे क्या कर रहे हैं। जिस तरह अभी ये रिसेंट वाकयात गुजरे पाकिस्तान और हिंदुस्तान की लड़ाई का, जिसका हमने मजम्मत भी किया है, लेकिन किसी ने ये नहीं पूछा कि GHQ से 5 किलोमीटर चकलाला एयरबेस तक ये ड्रोन कैसे पहुंचा, ये धमाका कैसे हुआ, और अगर हमारे हदूद में ये यहाँ तक आ सकता है तो इसके लिए सर मुझे तो अफसोस है कि कम से कम इतनी बड़ी लड़ाई लड़ने के लिए जॉइंट सेशन होना चाहिए। जॉइंट सेशन की इजाज़त से फिर हमारे मुल्क को लड़ना चाहिए। जब यहाँ तक आपके हालात आ सकते हैं कि चकलाला एयरबेस पे बम गिर सकते हैं, तो हमें तो कम से कम इन चीज़ों का देखना। सर ये एक बड़ी सीरियस चीज़ें हैं, लेकिन हमारे लोग यहाँ आके सर उस चीज़ पे बात करते नहीं हैं, क्योंकि फिर कुछ लोग नाराज़ होते हैं। हमें कुछ लोगों की नाराज़गी नहीं चाहिए सर, खुदा करे जिस तरह नाराज़ होते हैं नाराज़ हो जाए। हमें अपना मुल्क प्यारा है, हमें अपना जमहूरी निज़ाम प्यारा है। मतलब हमारा फौज अभी तक 9 मई से नहीं निकला, न वो इमरान खान से निकल रहे। बस छोड़ दो भाई, उसको आपने जेल में डाल दिया, उसको सजा दे दी है, अब छोड़ दो अदालत को। आप क्यों पीछे पड़े हो? पाकिस्तान के नेता टेंशन में हैं क्योंकि भारत के सामने पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम नाकारा साबित हुआ है और पाकिस्तान सरकार अपने आर्मी चीफ को प्रमोशन दे रही है। सीज फायर का हम अभी तक भरपूर दिफा कर रहे हैं, लेकिन ये हमारी कमजोरी नहीं, हमारी स्ट्रेंथ है। मैं चेयरमैन साहब खत्म करते हुए आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपकी बदौलत, हुकूमत की बदौलत, ऑपोजिशन की बदौलत, पाकिस्तान की बदौलत हमारा एम्फेसिस अब सिर्फ एक चीज़ के ऊपर आती है कि हम अपना डिफेंस बजट बढ़ाएं, उसको स्ट्रेंथन करें और इस वॉर को मंतकी अंजाम तो पहुंचाएं और उसके बाद डेवलपमेंट की बात करें। और जो हमारा डिप्लोमेटिक फ्रंट है उसके अंदर हम अपने सारे शवाहिद, सारे सबूत सामने रखें, काउंटर इन्वेस्टिगेशन की बात करें,
न्यूट्रल इन्वेस्टर की बात करें, बिलावल साहब जा रहे हैं, गवर्नमेंट के लोग जा रहे हैं, ऑपोजिशन को भी इसमें शामिल कर ले। ऑपोजिशन को नहीं शामिल कर सकते, कॉन्फिडेंस मिले, आगे बढ़े। अगर हमने इस डिफेंस के अंदर जरा भी कोताही की और अपने पॉलिटिकल डिफरेंस की वजह से हम में यूनिटी नहीं हुई, तो जो जंग आपने जीती है उसका फोर्सफुल इंपैक्ट आप आगे नहीं दे सकेंगे। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तानी फौज की काबिलियत पूरी दुनिया ने देख ली। उसके फाइटर जेट्स एयरबेस पर खड़े रह गए, उनका एयर डिफेंस धरा का धरा रह गया। रहीम यार खान बेस को भारतीय फौज ने आईसीयू में पहुंचा दिया। जब मैं दिल्ली से यहां आया तो बीकानेर के नाल एयरपोर्ट पर उतरा। पाकिस्तान ने इस एयरबेस को भी निशाना बनाने की कोशिश की थी, लेकिन वो इस एयरबेस को रत्ती भर भी नुकसान नहीं पहुंचा पाया। और वहीं यहां से कुछ ही दूर सीमा पार पाकिस्तान का रहीम यार खान एयरबेस है। पता नहीं आगे कब खुलेगा। देश के गद्दारों पर सरकार की सख्ती जारी है। देश के अलग अलग हिस्सों से आईएसआई के एजेंट्स को पकड़ा जा रहा है। पहले हरियाणा से लेकर पंजाब और उत्तर प्रदेश तक 14 जासूसों को पकड़ा गया। अब उत्तर प्रदेश एटीएस के हत्थे 2 जासूस चढ़े हैं। एक पर हनी ट्रैप में फंसने का शक है, तो वहीं दूसरी तरफ कबाड़ का काम करता था दूसरा जासूस। लेकिन उसका असल पेशा तो देश के लिए जासूसी करने का है। दोनों से पूछताछ में अब तक क्या क्या खुलासे हुए हैं, एक रिपोर्ट देखिए। ज्योति मल्होत्रा, अरमान, मोहम्मद तारीफ, देवेंद्र सिंह, नुमान इलाही, शहजाद, गजाला, यामीन मोहब्बत, सुखबीर। देश के साथ गद्दारी करने वालों पर शिकंजा कसता जा रहा है। आईएसआई के मोहरों पर ताबड़तोड़ एक्शन हो रहा है। इसी सिलसिले में यूपी एटीएस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। यूपी एटीएस ने वाराणसी से मोहम्मद तैफूर को गिरफ्तार किया है, तो दिल्ली से मोहम्मद हारून को जासूसी के आरोप में अरेस्ट किया है। अब इन दोनों के पाकिस्तान कनेक्शन की जांच की जा रही है। यूपी एटीएस ने आईएसआई के जिन 2 एजेंटों को गिरफ्तार किया है, उनमें हारून दिल्ली के सीलमपुर का रहने वाला है। सीलमपुर में उसका कबाड़ का कारोबार है, लेकिन इस कारोबार की आड़ में वो देश के खिलाफ जासूसी कब से करने लगा, इसकी जांच की जा रही है। यूपी एटीएस और सुरक्षा एजेंसियां उसके पाकिस्तानी कनेक्शन की जांच कर रही हैं। दरअसल ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत में देश के गद्दारों के खिलाफ एक्शन तेज हुआ है। इस सिलसिले में 12 जासूसों को गिरफ्तार किया गया था। साथ ही भारत सरकार पाकिस्तान उच्चायोग में बैठकर जासूसी करने वालों के खिलाफ भी सख्ती बरत रही है। ऐसे लोगों को अवांछित घोषित कर उन्हें पाकिस्तान वापस भेजा जा रहा है। इसी सिलसिले में पाकिस्तान उच्चायोग के अधिकारी मुजम्मल हुसैन को अवांछित घोषित कर उसे पाकिस्तान भेजा गया है। जब मुजम्मल की फाइल खुली तो उसका हारून कनेक्शन सामने आ गया। अभी तक की जांच में सामने आया कि हारून मुजम्मल हुसैन के साथ संपर्क में था। वो मुजम्मल के कहने पर लोगों के वीजा बनवाता है। वीजा बनाने पर हारून को जो कमीशन मिलती थी, वो पैसे दूसरे लोगों के बैंक खातों में ट्रांसफर करता था। पैसे किसे दिए जाने हैं, ये मुजम्मल तय करता था। यही नहीं, शक है कि हारून मुजम्मल से देश से जुड़ी खुफिया जानकारी भी शेयर करता था। इस वक्त हम सिलमपुर में मौजूद हैं। असल में सिलमपुर के अंदर रहने वाले हारून नाम के एक शख्स को यूपी एटीएस ने गिरफ्तार किया है। यूपी एटीएस परसों यहां पर पहुंची, हारून को गिरफ्तार किया और आरोप इस तरीके के लगे हैं कि पाकिस्तानी हाई कमीशन में काम करने वाला मुजब्बिल नाम का एक शख्स है, उसके साथ वीजा जो बनवाए जाते थे पाकिस्तान जाने के लिए, उनका कमीशन, कुछ बैंक अकाउंट्स खुलवाए थे। ये एलिगेशन है कि मुजम्मिल के कहने पे अपने कुछ कॉन्ट्रैक्ट से बैंक अकाउंट खुलवाए थे जिनमें कमीशन का पैसा जाता था और कुछ नकद पैसा
किसी तीसरे शख्स को देने का आरोप है हारून पर, जिससे देश विरोधी गतिविधियां होती थी, ऐसा यूपी एटीएस का कहना है। ये घर है हारून का। हारून अपने परिवार के साथ फर्स्ट फ्लोर पर यहां पर रहता है। वैसे हारून स्क्रैप का काम करता है पिछले कई सालों से। सवाल है कि आखिर कूड़े का कारोबार करने वाला हारून पाकिस्तान उच्चायोग के संपर्क में कैसे आया। इस सवाल का भी जवाब मिल गया है। हारून का पाकिस्तान कनेक्शन सामने आया है। हारून की दूसरी बीवी पाकिस्तान की रहने वाली है। उसकी दूसरी पत्नी सुमायरा हारून के बुआ की बेटी है और पाकिस्तान के गुजरावाला की रहने वाली है। उससे मिलने अक्सर हारून पाकिस्तान जाता रहता था। हारून इसी साल 5 अप्रैल को पाकिस्तान गया था और पहलगाम आतंकी हमले के बाद 25 अप्रैल को वापस लौटा। हारून की पहली बीवी भी सीरमपुर में उसके साथ रहती है। हारून जब पाकिस्तान जाते थे अपनी दूसरी पत्नी से मिलने के लिए, कभी कुछ ऐसा शक हुआ या कुछ ऐसा बताया हारून ने कि पाकिस्तानी हाई कमीशन के लोग उससे कुछ करवा रहे हैं, या कुछ ऐसी बातें कभी कोई शेयर की? क्योंकि पत्नी है, पति पत्नी बात करते हैं। नहीं सर, वो वीजे से जाते थे, उनको वीजा मिलता था, बाकायदा और रियल तरीके से गए, यहाँ से भी रियल तरीके से आए। ऐसी कोई बात नहीं थी उनकी। मुझे भी घर में पता होता था, मैंने खुद पासपोर्ट उनके चेक करे हैं। एक बार तो फाड़ भी दिया था, थोड़े कभी कभार गुस्से में हो जाती थी लड़ाई उस औरत के चक्कर में। बस गई था उनका, जब वो बुलाती थी साल भर में 2 बार तो जल्दी जल्दी भी चले गए थे, जैसे कि 7 महीने में। अब साल भर में ही गए वो। थे घर पे कैश वगैरह लाते थे, कुछ ऐसी बात? नहीं सर, उनका तो कोई छोटा मोटा काम है, कोई ऐसी वो भी नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि अगर कोई दबाव बना रहा है, मान लो पाकिस्तान हाई कमीशन का कोई शख्स दबाव बना रहा है, तो आदमी घर में बताता है या परेशान दिखता है? मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा कि उन पर कोई प्रेशर डाल रहा है या कोई दबाव डाल रहा है उसके जरिए से जा रहे हैं। बस मुझे इतनी पता है कि वो वीजे से ही जाते थे। पासपोर्ट। इन आरोपों पर जब वो पाकिस्तान से आते थे वापस, तो कभी कुछ उनके व्यवहार में कोई बदलाव या कुछ ऐसा संदिग्ध आपको लगा? नहीं सर, वो मुझसे बहुत मोहब्बत करते थे, बच्चों से भी। हमें कभी कुछ नहीं लगा सर। वहाँ जाते थे उससे मिलकर आ जाया करते थे, यहाँ जाते थे, हम बच्चे थे उनके, बीवी बच्चे थे उनके। हारून की पत्नी उसे क्लीन चिट दे रही है, लेकिन कई सवाल हैं जिसका सुरक्षा एजेंसियां हारून से जवाब मांग रही हैं। आखिर कबाड़ का कारोबार करने वाले शख्स के पास इतने पैसे कहां से आ गए कि वो बार बार पाकिस्तान का दौरा करे? पाकिस्तान दौरे में वो किस किस शख्स से मिलता था? हारून के परिजन इन सवालों से अनजान हैं। पाकिस्तान में तो हमारे रिश्तेदार रहते हैं, फुप्पी रहती है हमारी, तो मैं तो बहुत साल पहले गया था, करीब 20-25 साल पहले गया था। ये इसकी बातचीत ज्यादा होती थी हमारे फुप्पा के बच्चों से, तो उन्होंने जो है हमारे भैया ने जो छोटा ये हारून जो है इनने निकाह कर रखा था वहाँ पे। इसका आना जाना इस वजह से था। अपने रिश्तेदार से किसी से हाल में शादी की थी? हाँ, हाल में शादी की है, कोविड के बाद करी थी। हमारी फुप्पू की लड़की है, उसके शोहर ने जो है उसको डिवोर्स दे दिया, और माँ बाप है नहीं, हमारे फूफा फूफी नहीं है हमारे वहाँ पे। आखिरी बार कब गए थे ये? अभी पाकिस्तान से लौटे कब है? ये लौटे 25 अप्रैल को है और गए थे 5 अप्रैल को, कि वो अपनी बीवी से मिलने आता है। अब वो जो है मुजम्मिल जो है, आप बता रहा हूँ, पहली बार नाम सुना, आपके मुंह से सुना था, उसके मुंह से कभी नहीं सुना। तो वो वीजा थोड़ी जब आने जाना हो गया तो जान पहचान हो गई होगी, एक दफा कॉल भी करी होगी, एक दफा, तो इसी वजह से उसका जोड़ा जा रहा है उसको। बाकी ऐसा कुछ नहीं है, वो सिर्फ अपनी बीवी से मिलने जाता था। वो जाता था, ये नहीं कि नहीं जाता था पाकिस्तान, जाता था, लेकिन अपनी बीवी से मिलने आता था। कितनी बार गए होंगे पाकिस्तान? पाकिस्तान तो कई दफा चला गया, इसके पता नहीं 2 या 3-4 बार जो भी गया है। वीजा कमीशन दी है इन्होंने, ये होता वीजा उन्होंने हमें नहीं दिलवाया कभी है, तो किसी दिलवाए थे, आरोपों को दिलवाया, तो और कैसे दिला देंगे वीजा? वो ही था पहले वीजा ने 3 साल बाद थोड़ी भी दिलाना किसी को। ये तो सब बेबुनियाद आरोप लगाए जा रहे हैं, जो लगाए जाए हैं एटीएस की ओर से। ये सिर्फ जोड़ दिया नाम के साथ मुझे मिला। यहाँ था तो जब किसी ने कार्रवाई नहीं करी, क्या कर रहा है? अब ये हारून वीजा लेके गया, जब तुम्हें पता है कि ये मुजम्मिल ऐसा है तो करते ना, उसे यही अरेस्ट करना चाहिए था है। और वो भी वीजा लेके गया, उसे भी तुम नहीं जान देते वहाँ है। और जब तो कुछ नहीं करा, अब पता नहीं क्या बात करी है उसने, मुजम्मिल ने करी है हारून से, हमें कुछ पता नहीं है इस बात की। मैं कभी भी न मिलने देती, मुझे तो कुछ पता ही नहीं है उसने। और ऐसा है नहीं, दवा भी डाला होगा तो हमें कुछ पता नहीं है। वो ऐसा होता तो है, इस तरह काम करता है 2 नंबर का, तो बोले हमारे घर तो कितनी कोठियां होती, यही झोपड़ा जो भी कुछ है तुम्हारे सामने है। इतना हमें दुखी करा जा रहा, मेरा बच्चा ऐसा है ही नहीं, कहीं से कहीं तक मेरा बच्चा ऐसा नहीं है।
यूपी एटीएस के शिकंजे में केवल हारून ही नहीं है। यूपी एटीएस ने वाराणसी से तुफैल को भी पकड़ा है। तुफैल से पूछताछ में और भी हैरान करने वाली जानकारियां सामने आई हैं। यूपी एटीएस को जांच में पता चला है कि तुफैल पाकिस्तान के 600 से अधिक नंबरों के संपर्क में था। तुफैल पाकिस्तान के प्रबंधित आतंकी संगठन तहरीके लब्बैक के नेता मौलाना शाद रिजवी के व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ा था। वो इस ग्रुप में गजवाए हिंद की वकालत करता था, भारत में शरिया कानून लागू करने की बात करता था, तो बाबरी मस्जिद का बदला लेने की कस्में भी खाता था। तुफैल देश के दुश्मनों के साथ वाराणसी के राजघाट, नमो घाट, ज्ञानवापी रेलवे स्टेशन के साथ साथ दिल्ली की जामा मस्जिद, लाल किला, निजामुद्दीन औलिया से जुड़ी जानकारियां शेयर कर चुका है। लगा नहीं कि इसकी गतिविधियां संदिग्ध है। के जो साथ जो काम करते थे वही आते जाते थे, बाकी आप लोगों ने इसकी शिनाख्त नहीं की कौन लोग हैं, कभी पूछताछ पास के ही लोग होते थे। तो ऐसा कोई बाहरी व्यक्ति है उसे मिलने जुलने भी नहीं आता था। हर कोई यूज करता है मोबाइल में, क्या करता है क्या नहीं करता इसके बारे में कोई कैसे बता सकता है कि कोई